morning, students. Myself, Ronak Priya, welcomes you to the daily news feed of दिया देवघर IAS Academy. आज हम 24 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि देवघर IAS Academy प्रीलिम्स 2025 के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम चला रही है और ये आपके प्रिपरेशन को एक बूस्टअप देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है. इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए और फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, तो हम चलते हैं आज के फर्स्ट न्यूज़ की तरफ. आज का फर्स्ट न्यूज़ है दैट टाइम टू फ्लोट मोर इंडियन शिप्स. राइट? So what is this article about? This article relates to GS paper 3rd. इसे हम GS paper 3rd economy section से relate कर सकते हैं, right? And it is about India to increase its shipbuilding. ठीक है? Shipbuilding को और increase करने के लिए की ज़रूरत है इंडिया को. इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम. उस पर ये आर्टिकल बेस्ड है. तो इसमें जो पर्सपेक्टिव्स हम पढ़ेंगे, जो एरियाज को हम डील करेंगे, वो है कि व्हाई वी नीड टू डू दैट. ठीक है? व्हाई वी नीड टू इंक्रीज फोकस ऑन शिप बिल्डिंग. व्हाई. दूसरा हम देखेंगे बेनिफिट्स क्या है. तीसरा हम देखेंगे कि बैरियर्स क्या हैं शिप बिल्डिंग में. And last we'll see way forward, what we can do to increase shipbuilding. ठीक है? सबसे पहले देखते हैं why. Why is it important for India to focus on shipbuilding? सबसे पहले इसका रीजन ये है कि चाइना शिप बिल्डिंग में एक ग्लोबल सुपर पावर है. ठीक है? इतना ज्यादा, so much so that Chinese Navy is the largest navy in the world. Okay? Secondly, India का 95% ग्लोबल ट्रेड इज थ्रू सी. 95% हमारा ग्लोबल ट्रेड सी से है. दैट्स वाई वी नीड टू फोकस ऑन शिप बिल्डिंग. राइट? थर्ड, 20 जो लार्जेस्ट ओशन फ्लीट्स हैं, ठीक है, जो सबसे बड़े जो शिप फ्लीट्स हैं, जो कि ग्लोबली सबसे लार्जेस्ट फ्लीट्स हैं, वो चाइना मैन्युफैक्चर्ड हैं. उस पर किसका कंट्रोल है? चाइना का. यानी चाइना कंट्रोल्स द लार्जेस्ट 20 ओशन शिप फ्लीट्स. ठीक है? यानी चाइना का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है शिप बिल्डिंग में. इसी डोमिनेंस को कम करने के लिए इंडिया नीड्स टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन शिप्स. क्योंकि हम क्या है कि हमारे पास भी शिप्स हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल कंटेनर शिप्स हैं. कंपेयर टू चाइना वो कुछ भी नहीं है. यानी हम ग्लोबल ट्रेड के लिए पूरी तरीके से चाइनीज शिप्स पर रिलायंट हैं. राइट? दैट्स वाई. प्लस अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो अभी रेड सी, which is considered as the crucial juncture for global trade, जो कि जहाँ से कि Suez Canal, you know that रेड सी के पास एक Suez Canal है, जो कि ग्लोबल ट्रेड का, मैरीटाइम ट्रेड का सबसे की रूट माना जाता है. लेकिन हमें पता है कि वेस्ट एशिया इज ऑन फायर. वेस्ट एशिया की जितने भी कंट्रीज हैं वो हमेशा वॉरफेयर में होते हैं. आइदर यू टेक इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, येमेन, कोई भी कंट्री आप ले लो, वो वॉरफेयर सिचुएशन में ही रहता है. राइट? तो ऐसा डिस्टर्बिंग है वेस्ट एशिया का जियोपॉलिटिकल सिनेरियो. उसको देखते हुए भी हमें ज़रूरत है कि हम फोकस करें इस एरिया पे. राइट? इसके लिए भी हमें ज़रूरत है कि हम शिप बिल्डिंग पे फोकस करें. राइट? सो दिस इज अबाउट व्हाई. दूसरा विल सी व्हाट विल बी द बेनिफिट. बेनिफिट क्या होगा कि अगर हम शिप ज़्यादा से ज़्यादा शिप बिल्डिंग करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई वो बिल्कुल अनइंटरप्टेड होगा. ग्लोबल ट्रेड एकदम अनइंटरप्टेड होगा
और दूसरा कि हम सेल्फ रिलायंट होंगे, हमें बाकी कंट्रीज पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तीसरा शिप बिल्डिंग में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा, राइट? सो दिस विल बी द बेनिफिट्स। थर्ड वन अगर देखें बैरियर्स क्या है, तो बैरियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि शिप बिल्डिंग में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी लगता है, ठीक है? तो उससे शिप बिल्डिंग बहुत डिसएनकरेज्ड हो जाती है। दूसरा ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है, इस एरिया में बहुत लैक ऑफ कंपटीशन है, ठीक है? ये बैरियर्स हैं। अगर हम वे फॉरवर्ड देखें, व्हाट वी कैन डू इज, तो सबसे पहले कि बिल्कुल जीएसटी खत्म कर देना है, ठीक है? जीएसटी जो शिप बिल्डिंग पर लगता है उसको एकदम जीरो कर देना है। उससे क्या होगा कि शिप बिल्डिंग एनकरेज्ड होगी, है ना? ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अट्रैक्टेड होंगी टुवर्ड्स शिप बिल्डिंग। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दैट we can reduce dependence on China origin containers, right? We have to finally reduce our dependence on China origin containers. And third, we need to launch a national container shipping company under Bharat Container Line, यानी BCL के अंतर्गत, BCL भारत कंटेनर लाइन के अंतर्गत हमें एक नेशनल कंपनी फॉर शिप बिल्डिंग करने की जरूरत है, राइट? अ नेशनल कंपनी dedicated to shipbuilding under Bharat Company Limited. Okay? So these will be the way forward. तो इस आर्टिकल को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया, बहुत सारे डायमेंशंस देखे कि शिप बिल्डिंग, व्हाई शिप बिल्डिंग, what are the barriers to shipbuilding, right? What will be the benefit अगर इंडिया shipbuilding पर फोकस करता है तो, एंड अगर barriers हैं तो उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। हमने सारे डायमेंशंस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रगल फॉर कुर्दिस्तान। नाउ सबसे पहले हम इस आर्टिकल में देखेंगे कि ये कुर्दिस्तान कहाँ लोकेटेड है, वेयर, इसका हिस्ट्री क्या है, ठीक है? इंटरनेशनल सपोर्ट, राइट? कहाँ है, हिस्ट्री क्या है, इंटरनेशनल सपोर्ट क्या है कुर्दिस्तान को, और फोर्थ इनकी डिमांड क्या है, ठीक है? इस एस्पेक्ट में, इन एस्पेक्ट्स में हम इस आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये कुर्दिस्तान कहाँ लोकेटेड है। कुर्दिस्तान वेस्ट एशिया में लोकेटेड है, encompassing the countries such as ईरान, इराक, अर्मेनिया, सीरिया, इजिप्ट, तुर्की, ठीक है? इन सब को एनकम्पास किए हुए है कुर्दिस्तान। इनकी डिमांड क्या है, ये शुरुआत से ही डिमांड कर रहे हैं ऑटोनोमस स्टेट की, ठीक है? विथ देयर यूनिक आइडेंटिटी। नाउ बिफोर दैट व्हाट आर दिस कुर्दिस्तान, ये हमने देखा कि कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट एशियन कंट्रीज को एनकम्पास किए हुए है कुर्दिस्तान। लेकिन ये जो कुर्दिस्तान है, दीज आर सोसाइटीज दैट हैव देयर यूनिक आइडेंटिटी, ठीक है? ये वेस्ट एशिया को ऑक्यूपाई किए हुए थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि ऑटोमन एम्पायर टूट जाता है, और ऑटोमन एम्पायर टूट जाने के बाद ये कुर्दिस्तान एकदम स्टेटलेस हो जाते हैं, ठीक है? तब से ही ये अपनी यूनिक आइडेंटिटी और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए एक अलग स्टेट का डिमांड कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री। नाउ इंटरनेशनल सपोर्ट अगर देखें तो यूरोपियन कंट्रीज कुर्दिस्तान को बहुत कम सपोर्ट प्रोवाइड करती है। व्हाई? क्योंकि उनको डर है कि दिस विल एंगर तुर्की, ये तुर्की को के अगेंस्ट में ये एक स्टेप होगा, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज कुर्दिस्तान के डिमांड को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन जो यूएस मिलिट्री फोर्सेस है वो कुर्द्स को
फिनेंशियल सपोर्ट देती है, लेकिन तब तक देती है जब तक कि उनका मोटिव फुलफिल होता है। यानी जब इराक में सद्दाम हुसैन का के अगेंस्ट में फाइट चल रहा था या सीरिया वॉरफेयर चल रहा हो, तब यूएस फोर्सेस कुर्द्स को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन जैसे उनका मोटिव फुलफिल हो जाता है वो फाइनेंसेस विड्रॉ कर लेती हैं। यानी जो कुर्दिस्तान है उसके डिमांड को कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा, राइट, और उनका स्ट्रगल कंटिन्यूड है। बिफोर दिस यू शुड नो कि ये ज़ैग्रोस माउंटेन्स ये बहुत ही क्रूशियल माउंटेन है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न एशिया में, और दैट इज सेड टू हैव डिवाइडेड द कुर्द्स। ओके, तो प्लेसेस इन न्यूज, पर्सन इन न्यूज, यू शुड नो इट स्पेशली फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ओके, let's move on to the next article for today. So the next article is the need for universal and equitable health coverage. What is it talking about? It is talking about TB. Today is World TB Day, Tuberculosis Day, and India aims to end TB by 2025, right? So the TB World TB Day है आज, और टीबी डे की थीम है एंड टीबी, कमिट, इन्वेस्ट, डिलीवर। ओके, you should know the theme for TB 2025. Theme is end TB, commit, invest, deliver. ठीक है, प्रीलिम्स हो, स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी, ये क्वेश्चंस हमेशा पूछती है कि कब टीबी डे सेलिब्रेट किया गया और उसकी थीम क्या थी। तो टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को, और उसकी थीम फॉर 2025 इज एंड टीबी, इन्वेस्ट, कमिट, डिलीवर। ओके, नाउ टीबी कैसी डिजीज है? तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि बैक्टीरियल डिजीज है, और ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करती है। इंडिया में सबसे अधिक लार्जेस्ट टीबी केसेस हैं ग्लोबली, ठीक है, लेकिन अगर 2015 से 2023 का सर्वे देखें तो हम पाएंगे कि टीबी इंसिडेंस में 17% का और टीबी डेथ्स में 21% का डिक्लाइन हुआ है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड कि ऐसा हुआ है। नाउ इसका रीजन क्या है? ये जो पॉजिटिव सिग्नल हमें दिख रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है इंक्रीज इन डिटेक्शन केसेस, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के केसेस में इंक्रीमेंट, इस वजह से इंक्रीज हुआ है। दूसरा जो है कि जो निक्षय पोषण योजना है, निक्षय पोषण योजना, so निक्षय पोषण योजना is dedicated towards providing nutritional benefits to TB patients. उसके अंतर्गत जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट्स को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत, उसको बढ़ा दिया गया है, हैज बीन डबल्ड। निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को डबल कर दिया गया है। दैट्स व्हाई वी सी दिस पॉजिटिव डेवलपमेंट कि 15 से 23 के अंतर्गत इस टाइम इंटरवल में टीबी इंसिडेंसेस 17% और टीबी डेथ्स 21% डिक्लाइन हुए हैं। सो दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन क्या है कि हमको फाइनली टीबी को एलिमिनेट करना है, राइट, बाय द एंड ऑफ 2025। दिस इज आवर ग्लोबल टारगेट। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट, इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं? क्योंकि स्टिल जो प्रॉब्लम्स हमको एड्रेस करना है वो प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, जैसे कि सोशल स्टिग्मा, राइट, टीबी पेशेंट्स को एकदम आइसोलेट कर दिया जाता है ना। तो ये जो सोशल स्टिग्मा है इनसे रिलेटेड, उसको हमें टैकल करना है। दूसरा क्या है कि ये जो डिजीज है वो रूरल एरियाज में, पुअर पीपल में ज़्यादा डोमिनेंट है, तो उन तक पहुंचना और उन तक अपने जो बेनिफिट्स हैं उसको, वेलफेयर स्कीम्स को पहुंचाना, ये आज भी हमारे लिए एक चैलेंज है जिसको एड्रेस करना है। तो एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड?
what can be the way forward to end TB by 2025? तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है, तमिलनाडु सरकार की एक स्कीम है टीबी तमिल दैट इज रिड्यूसिंग डेथ, टीबी डेथ फ्री प्रोजेक्ट. इट इज तमिलनाडु की जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है टीबी डेथ फ्री प्रोजेक्ट. सो तमिलनाडु's in line with Tamil Nadu's TB death free project, हम ऐसा ही कुछ स्कीम्स बाकी स्टेट्स में भी कर सकते हैं. यानी डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे हम टीबी एलिमिनेट करने का प्रोजेक्ट चला सकते हैं. जैसे तमिलनाडु टीबी डेथ फ्री प्रोजेक्ट चला रहा है, बिल्कुल वैसा ही हम दूसरे स्टेट्स पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. राइट, दैट कैन बी द स्टेप फॉरवर्ड. दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि एआई और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो इंसिडेंसेस हैं, ट्रीटमेंट है, उसको लास्ट माइल लोगों तक पहुंचाया जा सके. राइट, सबसे लास्ट माइल बेनिफिशियरी तक पहुंचाया जा सके. इसलिए हम न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का. एंड रूरल एरियाज में इन डिटेक्शन को, ट्रीटमेंट को और इफेक्टिवली पेनिट्रेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. राइट, दूसरा है कि टीबी पेशेंट्स को को-स्क्रीन करना है. सो द थर्ड स्टेप इज co-screening TB patients with diabetes and other non-communicable diseases. कि इन TB patients को कहीं डायबिटीज या कुछ और अदर non-communicable diseases तो नहीं है, ये साथ में हमको ये भी चेक करना है. राइट, नेक्स्ट इज कि we need to provide them with financial protection and universal health coverage. राइट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है और फिनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. ऐसे केसेस में स्कीम्स सच एज निक्षय पोषण योजना कैन बी अ बेटर स्टेप फॉरवर्ड. राइट, सो दिस इज अबाउट द आर्टिकल. तो इसमें हमने देखा कि टीबी का क्या प्रेजेंट सिचुएशन है. राइट, टीबी का क्या प्रेजेंट सिचुएशन है एंड वे फॉरवर्ड कि हम कैसे टीबी को कंप्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं बाय 2025. राइट, उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम सबसे पहले तो जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करके ज़्यादा डिटेक्शन करेंगे और इफेक्टिव ट्रीटमेंट पहुंचाएंगे रूरल एरियाज तक और लास्ट माइल बेनिफिशियरीज तक. राइट, जो कुछ अच्छे स्टेट्स का प्रोजेक्ट है उसको बाकी स्टेट्स पर, उस सक्सेस को हम बाकी स्टेट्स पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल तमिलनाडु हैज इट्स टीबी डेथ फ्री प्रोजेक्ट, उसको हम बाकी स्टेट्स पर भी इंप्लीमेंट करें. ठीक है. थर्ड हम क्या कर सकते हैं कि co-screening TB patients with other non-communicable diseases. एंड फोर्थ हम ये कर सकते हैं कि उनको financial protection प्रोवाइड करें एंड हम उनको universal health care coverage प्रोवाइड करें. राइट, फॉर स्कीम्स सच एज आयुष्मान भारत, है ना. तो we can do this as a step forward. Okay, so let's move on to the next one. Next is not the only path. So this article is about Maoist and left wing extremism. ठीक है, ये किसके बारे में है? This is about Maoist and left wing extremism इन इंडिया. तो अगर थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो हम ये देखेंगे कि जो माओइज्म का प्रॉब्लम है इंडिया में वो न्यू नहीं है. 2000s में, फ्यू डिकेड्स बैक, ये माओइज्म का प्रॉब्लम इतना ज्यादा था कि उसको उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, 2000s में जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि दिस इज द ग्रेवेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न्स दैट इंडिया हैज एवर फेस्ड एंड विल एवर फेस इन फ्यूचर.
ठीक है, ये इतना ज़्यादा ग्रेव सिक्योरिटी कंसर्न है माओइज्म का प्रॉब्लम। और उसी समय में एक नोटोरियस टर्म केम इनटू पिक्चर विच इज नोन एज रेड कॉरिडोर। ठीक है, रेड कॉरिडोर वाला जो टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, वो फोकस में आया उस टाइम पे ही। नाउ व्हाट इज दिस रेड कॉरिडोर? रेड कॉरिडोर एक्चुअली encompasses states such as मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये सारे रीजन्स को एनकम्पास करता है जहां पर कि पूरा फैला हुआ था माओइज्म एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट। लेकिन आज ये प्रॉब्लम बहुत कम हुआ है। उस समय का प्रॉब्लम इतना अधिक था, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ की, जो कि काफ़ी नोटोरियस है इस मामले में, वहाँ पर ये तक नहीं पता था लोगों को कि ट्राई कलर जो है वो हमारा नेशनल फ्लैग है। उनको ऐसा लगता था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है दैट इज़ द रेड फ्लैग विथ सिकल मेड इन इट। ठीक है, वही है ना इन लोगों का फ्लैग, माओइज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का फ्लैग वही है। तो उनको लगता था यही हमारा नेशनल फ्लैग है। ये इस लेवल तक पेनिट्रेट हो चुका था वहां पर। लेकिन आज हम देखें तो ये प्रॉब्लम काफी कंट्रोल हो गई है। लेकिन इस प्रॉब्लम को एक्चुअली इरेडिकेट करने की जरूरत है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन इज डेवलपमेंट। सोल्यूशन इज नॉट वायलेंस, सोल्यूशन इज डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रोड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का पेनिट्रेशन करें उन एरियाज में, हेल्थ एंड एजुकेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, वेलफेयर स्कीम्स ऐसा हो कि वो अट्रैक्टेड हो, मेन स्ट्रीम में आने के लिए वो अट्रैक्टेड हो, राइट। और इन एरियाज पर अगर हम फोकस करें तो हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं, बिकॉज इरेडिकेशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स इज आवर मेजर फोकस, राइट। So this is about the article. Let's move on to the next one. Next one for today is the last one, which is India imposes anti-dumping duty on Chinese goods for up to 5 years. ठीक है, तो किन पर लगाया गया है? These duties were imposed as these products soft ferrite cores, okay, vacuum insulated flask, aluminium foil, पॉलीविनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन। ठीक है, सो इन सब पे जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया गया है इंडिया के द्वारा। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते, लेकिन पूछा ये जाएगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है और गवर्नमेंट किस उद्देश्य से लगाती है ऐसे ड्यूटीज। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक कंट्री दूसरे कंट्री के इंपोर्टेड गुड्स पर लगाती है विद द पर्पस कि वो जो मार्केट प्राइस है, फेयर मार्केट प्राइस है, उससे बिलो नहीं हो जाए। ठीक है, मान लो कि कोई गुड का दाम अगर 100 रुपया है, तो ऐसा ना हो कि वो चाइनीज गुड्स यहां पर आकर 20 रुपये में मिलने लगे। ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा कि मार्केट मैकेनिज्म, कंपटीशन, वो तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो इसलिए जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको सेफगार्ड करने के लिए, डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार ऐसे स्टेप्स लेती है। क्या स्टेप्स लेती है कि वो इंश्योर करती है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाए, यानी इन फॉर्म ऑफ टैक्स वो गुड्स के प्राइसेस को, फॉरेन इंपोर्ट्स से जो गुड्स आते हैं उनके प्राइसेस को बढ़ाती है ताकि एक फेयर मार्केट मैकेनिज्म को इंश्योर किया जा सके, राइट। सो दिस इज अबाउट द न्यूज़ फॉर टुडे। अगेन हमारे प्रीलिम्स पर जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसको आप ज्वाइन करिए, उससे आपकी प्रिपरेशन को बहुत हेल्प मिलेगा, काफ़ी बेनिफिटेड होंगे आप, और आपका जो लास्ट माइल प्रिपरेशन है वो काफ़ी बूस्टेड अप होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे। कल मिलते हैं कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू सो मच।